हेलो स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आज डिस्कस करने वाले हैं और वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमारी लोअर क्लासेस में हम पढ़ के आते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की हम डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं बच्चों कि the temperature at which the liquid start boiling is known as boiling point. But this is not right answer, my dear. Right definition is the temperature at which the vapor pressure of any liquid or the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. उस समय पर ही लिक्विड क्या होना स्टार्ट होता है? बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? तो हम यहाँ लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as boiling point of the liquid। जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को ही हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज प्रेशर डिपेंडेंट क्वांटिटी। प्रेशर अगर चेंज होगा तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। आज तक हम ये बात समझते आए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कांस्टेंट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता। अगर प्रेशर बदलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा किसी भी लिक्विड का। अब हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373.15 केल्विन एट 1 atm और 1.013 बार। सॉरी बच्चा। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेशर मेंशन किया है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। 92 के पहले हम एटीएम को स्टैंडर्ड प्रेशर मानते थे। तो स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm पर हमने बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट किया हुआ था वाटर के। क्या था? 373.15 केल्विन। बट नाउअडेज हम स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं बार में और 1 atm इक्वल्स टू 1.013 बार होता है। तो 1 atm पर इतना है, 373.15 केल्विन है, तो 1.013 बार पर इसका बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन होगा। ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार न्यूमेरिकल हमारे फंस जाते हैं इन यूनिट्स से, तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। तो ये बात हुई है अभी सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की। अभी हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो वेपर प्रेशर होता है ना लिक्विड का, विच इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम इस बात को और अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, क्योंकि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई कर रहे हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड। तो जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं वोलेटाइल लिक्विड में,
या सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है। ये हम अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम पढ़ चुके हैं, राउल्ट्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। इट मीन्स जब हम किसी लिक्विड को बॉईल करेंगे, किसी लिक्विड को हीट करेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, तब वो बॉईल होने लगेगा। तो जब हम प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, हमेशा ही ज्यादा होगा, हर टेम्परेचर पर ज्यादा होगा, बजाय कि इसके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम इसमें डिसॉल्व कर देंगे, मतलब इसके सॉल्यूशन से। तो जब हम हीट करेंगे तो सॉल्यूशन को हमेशा ही ज्यादा हीट देना पड़ेगी टू रीच द प्रेशर, वेपर प्रेशर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक उसके वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा अमाउंट में हीट देना पड़ेगी देन दैट ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, अब उसको 1 atm के इक्वल करना है तो उसको कम हीट देना पड़ेगी, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम है तो उसको 1 atm के बराबर करना है तो उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, किसका, सॉल्यूशन का। किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सॉल्वेंट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या बोल सकते हैं वर्ड्स में, द इंक्रीज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट of the liquid when we dissolve any non-volatile solute in it is known as elevation of boiling point. अब इस बात को हमने डेफिनेशन से समझ लिया, हमने लॉजिकली समझ लिया कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। अब हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, और वो है हमारी ग्राफिकल मेथड। तो हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इस एक्सिस पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसको हमने केल्विन स्केल पे लिया है। इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर लिया है लिक्विड का, जो कि इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ। अब जब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखो, हमेशा ही प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हर टेम्परेचर पर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ऊपर होगा। तो ये जो ग्राफ है वो किसके लिए होगा, सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट के लिए मैं इसके साथ में क्या वर्ड यूज कर दूं, प्योर सॉल्वेंट। और ये जो ग्राफ होगा ये किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए। ये सॉल्यूशन क्या है, जिसमें हमने क्या किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है। अब इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएंगे, वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, देखो टेम्परेचर यहाँ है तो वेपर प्रेशर यहाँ है, टेम्परेचर यहाँ है तो वेपर प्रेशर यहाँ है, मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि अगर मैंने वेपर प्रेशर यहाँ लिया तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसका टेम्परेचर होगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हम पहले इसकी बात करते हैं, हम प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करते गए, वेपर प्रेशर कहाँ पहुंच गया, 1 atm के बराबर हो गया। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको हमने नॉट से रिप्रेजेंट किया है। नॉट क्या शो कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है। B स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट। नाउ अगर हमने सॉल्यूशन बना लिया किसी भी कंसंट्रेशन का और इसको यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए, जब यहाँ पे वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया तो उस टेम्परेचर को हमने नोट डाउन कर लिया, वो टेम्परेचर हमको मिला TB। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ऑब्वियसली नजर आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है, तो इनके जो डिफरेंस है डेल्टा TB, इसको हमने क्या बोला, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने इस बात को ग्राफिकली भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। तो अगर मैं इसको लिखूं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट कर दे, डेल्टा TB से। तो देन डेल्टा TB विल बी इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। दिस इज इंपॉर्टेंट।
ये क्या आ गया, चेंज इनटू द बॉइलिंग पॉइंट। चेंज कब हुआ, जब सॉल्यूशन बना दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था। यहां से हमने क्या निकाल लिया, चेंज इनटू द बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इनटू द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन में क्यों कह पा रही हूँ, क्योंकि मैंने ग्राफ से प्रूव कर दिया है और मैंने कंसेप्ट से भी प्रूव कर दिया है कि ये जो टीबी है वो क्या है, ज्यादा है टीबी नॉट से, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ एक्सपेरिमेंटल, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा हमको ये पता लगा कि ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है which is directly proportional to molality of the solution, which is directly proportional to the molality of solution। अब मोलारिटी भी लिया जा सकता था, लेकिन मोलारिटी क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये प्रोसेस में टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और मोलारिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो हर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलारिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे मोलारिटी ले रहे हैं। हर बात को, छोटी छोटी बात को ध्यान रखना है। इसी तरह से तो ये कॉन्सेप्ट डॉट 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 जुड़ते जाते हैं और हमें क्लियर एक विजन देते हैं, तो इसलिए हमें इनको जोड़ते जाना है। तो यहाँ हमने मोलारिटी को क्यों यूज किया है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है। अब आपको पता है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं। डेल्टा टीबी विल बी इक्वल्स टू के एम। अब ये के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन रख लें 1 मोलर, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लें, मतलब मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम ले लें 1, तब क्या होगा, ये जो कांस्टेंट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, K will be equals to change elevation of boiling point, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे KB। इसको अब हम डिनोट करेंगे KB। ये KB क्या कहलाता है, इस KB का पर्टिकुलर नाम है, तो हमारे लिए ये क्या हो गया, डेल्टा TB, डेल्टा TB will be equals to KBM। This constant is known as molar elevation constant, molar boiling point elevation constant। एक नाम और है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, इसलिए वो नाम भी बता देती हूँ, और वो नाम है इसका इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी का दूसरा नाम क्या है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू देखो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, केवल और केवल सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। क्योंकि ये वैल्यू कब निकाली हमने, Kb इक्वल्स टू डेल्टा Tb, जब हमने मोलालिटी ली, मोलालिटी को 1 कर दिया। अब मोलालिटी को 1 कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स तो हो गए कांस्टेंट, और सॉल्यूशन का जो मास हो गया वो भी हो गया कांस्टेंट, मास भी हो गया क्या, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कितना है 1 kg। अब ये दो चीज कांस्टेंट हो गई, तो ये Kb किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो हम क्या लिखेंगे, Kb is dependent on only nature of the solvent, मतलब किसी एक सॉल्वेंट के लिए ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कि वाटर के लिए इसकी वैल्यू आती है 0.52। अभी मैं यूनिट समझा रही हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ, यूनिट है केल्विन
किलोग्राम मोल इनवर्स 1। तो ये इसकी यूनिट है वाटर के लिए। हमेशा ही केबी की वैल्यू क्या होती है, केबी फॉर वाटर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1। अब हम इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर इसकी यूनिट निकाल देते हैं। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, it can be defined as the elevation of boiling point of a solution of non-volatile solute when the concentration of solution is 1 मोलल। इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का में जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट के लिए हम फॉर्मूला उठाते हैं, क्या है, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल्स टू केबी डॉट मोलालिटी। मोलालिटी को हम कैसे लिखते हैं, केबी विल बी इक्वल्स टू इनटू नंबर ऑफ मोल्स of solute upon mass of solvent in kg। यूनिट किसकी निकालनी है, केबी की। डेल्टा टीबी को किस में डिनोट करोगे, डेल्टा टीबी, इसको हम करेंगे केल्विन में डिनोट। और मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसको हमको केजी में लेना है, इन केजी। दिस विल बी इक्वल्स टू केबी, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसकी यूनिट है केल्विन, इसकी यूनिट है केजी, इसकी यूनिट है मोल्स। तो यूनिट क्या हो गई केबी की, केबी की यूनिट हो गई केल्विन किलोग्राम पर मोल। ऐसा भी लिखा जा सकता है या ऐसा भी लिखा जा सकता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1। तो ये यूनिट हो गई केबी की। इस तरह से हमने क्या किया है, हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी कर लिया है। तो हमने क्या निकाला है, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल्स टू केबी मोलालिटी, या इसको हम और ऐसे लिख दे, डेल्टा टीबी केबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो यहां से देखने पर साफ नजर आता है कि ये जो प्रॉपर्टी है केवल और केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये तो पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। तो हम पर किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, केवल वही तो देख रहे हैं। इसलिए केवल और केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये क्या हो गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो भी तो हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ये बात को भी समझ लिया। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पर। तो एप्लीकेशन ऑफ elevation of boiling point for calculation of molar mass of
सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट है जिसका हमको जो अननोन है उसका मोलर मास हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, डेल्टा टी बी विल बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, यही है हमारा इसका मतलब। अब हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसमें साइंटिफिक थर्मामीटर लगा देंगे और उसमें हम बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे प्योर सॉल्वेंट का। देन हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। किसका सॉल्यूशन बनाएंगे, जो अननोन सब्सटेंस हमको दिया है उसका मास हम वे कर सकते हैं। तो कोई भी मान लो WB ग्राम सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करें किसमें, डिसॉल्व इन WA ग्राम सॉल्वेंट, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। हमको क्योंकि मोलल सॉल्यूशन बनाना है इसलिए हमने यहाँ पे मास लिया है सॉल्वेंट का, पर आप एक बात ध्यान रखो मैंने इसको ग्राम में लिया है और मोलालिटी को हम केजी में कन्वर्ट करके लिखेंगे, अभी करेंगे वो। तब क्या होगा, जब हम ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर हम दूसरा कंटेनर लेंगे, उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर लगाएंगे और उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेंगे। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अगर प्रेशर सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दोनों लिक्विड एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉइल होंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने इसका भी निकाल लिया सॉल्यूशन का। अब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को हम डिनोट कर रहे हैं TB नॉट से, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम डिनोट कर रहे हैं TB से। तो ऑब्वियसली TB कुछ ज्यादा आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, TB माइनस TB नॉट निकाल लिया हमने, एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर ली। ये वाली वैल्यू तो हमको स्टैंडर्ड टेबल में भी मिलती है, जैसे वाटर के लिए 273.15 केल्विन होती है, तो ये हमको स्टैंडर्ड टेबल में भी मिलती है, इसलिए इसकी हमको इतनी जरूरत नहीं है, इसका ही बॉइलिंग पॉइंट हमको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब मोलालिटी में हम क्या करें, मोलालिटी को थोड़ा सा एक्सप्रेस करके लिख दे। क्या होता है, मोलालिटी KB इंटू मोलालिटी। अब जरा इसको खोल करके लिख देते तो ये क्या हो गया, KB ये हो गया इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये क्या हो गया, डेल्टा TB, ये हो गई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली है हमने, इसलिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और ये क्या है, KB इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मास गिवन अपॉन मोलर मास, अगर मोलर मास सॉल्यूट का MB हो। अब इसको क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यहाँ तो W है ग्राम में लिया है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिखूं, WA अपॉन 1000, दिस विल बी इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB। अब देखो हमको निकालना क्या है, ये चीज निकालना है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, इसको मैं वापस लिख देती हूँ डेल्टा TB, इसको हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लिया। ये कांस्टेंट है, WB मास में वे करके ले रही हूँ अननोन सब्सटेंस को, WA भी मैं क्या कर रही हूँ, ग्राम में वे करके ले रही हूँ, और मुझे क्या निकालना है, MB, तो मैं MB को कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके किसी अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई अननोन कंपाउंड ढूंढ के लाते हैं या लेबोरेटरी में हम काम कर रहे हैं, कोई अननोन कंपाउंड हमें मिला है, तो हम क्या करते हैं, इससे मोलर मास निकालते हैं इस मेथड का यूज करके, और ये एक्सपेरिमेंटली हमको रिजल्ट देती हैं, तो हम इससे मोलर मास निकाल लेते हैं और फिर इस कंपाउंड की आगे स्टडी
चालू करते हैं कि इस कंपाउंड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या किस तरह का कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको मैं कनेक्ट करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर दिया, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन ही है। मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन भी इसलिए करवाती हूँ क्योंकि एग्जाम्पल में किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें कई बार समझ नहीं आता। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा है? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसा कंपाउंड है? नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉल्यूट है। तो जो सॉल्यूट का मास है वो हमको गिवन है 18 ग्राम। ग्लूकोज पता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज में हम निकाल सकते हैं 180 ग्राम पर मोल आएगा। निकाल के देख लेना। 6 कार्बन, तो कार्बन के 72 कार्बन का, 12 इसका, और 16 1 ऑक्सीजन का होता है, तो 6 कार्बन का 96। तो ये देखो 96, ये 100 और 180 हो गया। तो ये 180 ग्राम पर मोल होगा। अब हम आगे चलते हैं। इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर दिया है WA गिवन है। क्या गिवन है? 1 किलोग्राम। एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन बॉइल? कौन से टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉइल होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? देखो Kb भी गिवन है। Kb विल बी इक्वल टू 0.52 किलो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स 1। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का, वो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, या मैं इसको लिख दूं TB0 फॉर वाटर कितना होता है? कितना होता है? 373.15 केल्विन। देखो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी 373.15 केल्विन लेना, क्योंकि जो एलिवेशन होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, तो हमारी वैल्यू वेरी करेगी, आंसर वेरी करेगा, इसलिए इसको 373.15 केल्विन लेना है, कभी भी 373 नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब मैं लिख देती हूँ डेल्टा TB विल बी इक्वल टू KB मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। KB की वैल्यू दी है 0.52 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। देखो यहाँ पे kg में ही गिवन है, तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला मोलालिटी का डायरेक्टली लगाना है। हम हमेशा 1000 से गलती करते हैं, इसलिए यही फॉर्मूला लगा के हम यूज करेंगे। तो क्या होगा? 0.52 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या हो गया? 18 नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन अपॉन मोलर मास 180 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना WB अपॉन MB। और नीचे क्या दिया है? मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। kg में दिया है इसलिए हमने डायरेक्टली 1 लिख दिया है। दिस विल बी इक्वल्स टू 0.52 इंटू 18 अपॉन 180, और ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो ये हमको मिल गई 0.052। देखो कितनी छोटी वैल्यू मिली है, कितनी छोटी वैल्यू मिली है। अब इतनी छोटी वैल्यू के लिए अगर हम 1.15 छोड़ देंगे तो हमारा आंसर वेरी करेगा। तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना था? डेल्टा TB इक्वल्स टू आया है 0.052, और मुझे निकालना है TB निकालना है। तो हमको पता है डेल्टा TB विल बी इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। तो डेल्टा TB कितना है? 0.052 इक्वल्स टू TB को फाइंड करना है, और TB नॉट कितना है? 373.15 केल्विन। इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? TB विल बी इक्वल्स टू 373.15 प्लस 0.052। दिस विल बी इक्वल्स टू 5 5 10 1 2.373। किसमें आएगा आंसर? केल्विन में। तो ये हमारा आंसर इस तरह से हमने निकाल दिया। तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थे इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन जनरली क्वेश्चन में 2 पार्ट डरावने होते हैं जो कि बच्चों को डराते हैं। एक तो पार्ट होता है क्वेश्चन पढ़कर समझ नहीं आता, तो
सोचते रहते हैं कि क्या दिया है, क्या निकालना है, तो वो पार्ट मैंने अच्छे से कवर करवाया। और कैलकुलेशन का पार्ट, ये बीच का फॉर्मूला तो सब लगा देते हैं, लेकिन कैलकुलेशन पूरा करके आना है, हमारे नंबर गवा के नहीं आना है। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल। तो बच्चों, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन ही है। मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन भी करवाती हूँ, मैं इंटेक्स क्वेश्चन भी करवाती हूँ, और आपको भी एक सजेशन देती हूँ, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, फिर किसी दूसरे क्वेश्चन पे पीवाईक्यू या और कोई क्वेश्चन पे आप भागोगे। सबसे पहले आप सॉल्व करोगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। एनसीईआरटी में 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं हर एक एक्सरसाइज में। अगर आपने उन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द पीवाईक्यूज इजीली। तो आप उन सब क्वेश्चन को पहले दौड़ो मत पीवाईक्यू के पीछे, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, मतलब पीबी नॉट। पीबी नॉट किसके लिए गिवन है? बेंजीन के लिए। बेंजीन के लिए गिवन है, एक सॉल्वेंट है ये, ठीक है। ये कितना है? 353.23 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट दिया है, इसका मतलब ही सॉल्वेंट है। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का जो मास है वो गिवन है 1.8 ग्राम। नाउ आगे क्या दिखा? 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ बेंजीन भी दिया हुआ है, मतलब WA गिवन है 90 ग्राम। फिर क्या लिखा है? द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, वो कितना है? 354.11 केल्विन। आगे क्या लिखा? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास निकालो, मतलब MB निकालना है। ये हमने जो अभी सेकेंड एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन पढ़ा है, फर्स्ट वही है। और KB गिवन है, KB भी गिवन है, यहाँ लिख लो, KB विल बी इक्वल्स टू 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब करना क्या है? सारी वैल्यू को प्लेस ही तो करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते क्या है? डेल्टा TB विल बी इक्वल्स टू KB इंटू, अब देखो मैं मोलालिटी से ही करवाती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि उसमें 1000 का जो गड़बड़ होता है वो नहीं होता है। डेल्टा TB, डेल्टा TB क्या होता है? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। दिस विल बी इक्वल्स टू KB, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब देखो TB कितना गिवन है? TB गिवन है 354.11 माइनस 353.23। KB कितना गिवन है? 2.53 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे MB आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मास सॉल्यूट का कितना गिवन है? 1.8 ग्राम, और मोलर मास कितना है निकालना है भाई, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90 ग्राम। हमको किस में चाहिए? KG में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 90 अपॉन 1000, इस 1000 को ऊपर ले जाते हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है। फिगर्स देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, फिगर्स को ध्यान से देखो, किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो ध्यान से देखो। राउंड ऑफ करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि डेल्टा TB बहुत कम आता है। राउंड ऑफ कर दिया, गलती से आंसर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ गया तो गलत हो जाएगा, तो हमको राउंड ऑफ नहीं करना है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है? MB की, पर हम थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से ये माइनस करेंगे, क्या आएगा? 3 8 11, 3 8 11, 0.88। This will be equals to 2.53 into, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ 0 लग जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 1 जार 9, 2 जार 18, तो ये हो गया 20 अपॉन MB। अब हमको सॉल्व करना है MB की वैल्यू।
इतना होने के बाद में हम एम बी को इधर ले जाते हैं, 0.88 इधर ले आते हैं, क्या हो गया, एम बी विल बी इक्वल्स टू 2.53 इंटू 20 अपॉन 0.88। पहले सबसे पहले पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, कितना होगा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 4 2 जा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं, 5 3 जा 15, 1 5 5 जा 25 और 1 6 2 और 5 2 जा 10 और 2 12। अब इसको हमको डिवाइड करके आंसर निकालना है बच्चा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं घबराती हूँ, कैलकुलेशन से मैं बोर्ड पे करके वीडियो लेक्चर में बताती हूँ आपको। मुझे पता है कि टाइम ज़्यादा है, लेकिन मुझे पता है कि इससे कितनी करेज आता है स्टूडेंट्स को कि अगर टीचर वीडियो लेक्चर में खुद करके बता सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अब देखो, आप 20 की टेबल तो आती है ना, 25 सर कितना होता है 100, 26 सर कितना होता है 26 सर कितना होता है 120, परंतु ये 20 से ज़्यादा है, 22 है, तो मेरे ख्याल से 6 टाइम्स नहीं जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो हम इसको 5 टाइम्स कर देते हैं। तो मुझे तो आता है 22 5 जा 110 होता है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 1 ये कट 5। अब देखो 28 सर 160 होता है, तो 8 सर ये जा सकता है, 8 सर जा सकता है, हम करके देखते हैं 8 सर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 8 2 जा 16, 1 8 2 जा 16 और 1 17। तो ये 6 सार तो नहीं जा रहा बेटा, 7 सार जाएगा, तो हम 7 सार इसको कर देते हैं। 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 एंड 1 15, तो कितना बचा 1 और 1, पॉइंट लगाओ 0, कितनी बार जाएगा 22 5 जार 110 होता है, तो ये हो गया 57.5, 57.5 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो ये हमारा क्या आ गया, मोलर मास आ गया। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन लिखा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 500 gram of water. Calculate elevation of boiling point of solution at 1.013 bar. अब 1.013 बार दिया है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा 373.15 केल्विन। हालांकि हमको तो डेल्टा टी भी निकालना है, डायरेक्टली निकल जाएगा। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आ रहा कि सॉल्यूट तो 2 तरह के दिए हुए हैं, एक दिया हुआ ग्लूकोज, एक दिया हुआ यूरिया, तो कैसे सॉल्व करें। तो भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सॉल्यूट कितने डिसॉल्व किए हैं, कौन से डिसॉल्व किए हैं, केवल और केवल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गिनती है नंबर। जैसे हमारी मम्मी गिनती है नोटों की गड्डियां, उनको ये नहीं पता कि नोटों की कितने के नोट है, कौन से नोट है, वो नहीं करती है, वो क्या करती है, सिर्फ गड्डियां गिनती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, क्या गिनते हैं हम, केवल और केवल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसॉल्व है सॉल्यूशन में, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो गिवन क्या है, मास ऑफ यूरिया कितना है 30 ग्राम, और मोलर मास निकालोगे यूरिया का, मोलर मास ऑफ यूरिया निकालोगे तो क्या होगा क्या होगा भाई, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, NH2 याद कर लो। इसमें सवाल आपको यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज इनसे ज्यादातर मिलेंगे, तो इनके आपको फॉर्मूले याद करना है। इसका मोलर मास आएगा 60 ग्राम पर मोल। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ जाएंगे 30/60 विल बी इक्वल टू 1/2, या हम क्या लिख सकते हैं 0.5।
इसी तरह से ग्लूकोज के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो क्या निकालोगे, मास ऑफ ग्लूकोज विल बी इक्वल्स टू 18 ग्राम। और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज अभी कैलकुलेट किया था पहले, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा 180 ग्राम पर मोल। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो गए, will be equals to 18 by 180 and this will be equals to 1 by 10, या इसको हम लिख सकते हैं 0.1। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए हमारे पास में, 0.5 प्लस 0.1 will be equals to 0.6। You have to calculate delta TB। तो delta TB is will be equals to Kb into मोलालिटी। तो क्या लिखेंगे, मोलालिटी को Kb की वैल्यू डाल दो 0.52 इंटू मोलालिटी की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.6, मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया 500 ग्राम, केजी में चाहिए 1000 से डिवाइड कर दो। Now delta TB will be equals to 0.52 into 0.6, ये हो जाएगा 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। कितना इजी सवाल है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर देती हूँ 0.52 इंटू 1.2 और ये आ जाएगा 12 2 जा 24, 2 12 5 जा 60 और 2 62, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया 0.624। तो बच्चों अब हम लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट पार्ट क्या है, कभी कभी हमको केबी गिवन नहीं होता है और केबी को हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, या कभी कभी हमको केबी को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन ही आ जाता है डायरेक्टली। अब एनसीईआरटी में क्योंकि ये फॉर्मूला गिवन है तो ये फॉर्मूला आपको फिर लर्न करना भी पड़ेगा और इससे क्वेश्चन आएगा तो आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि आउट ऑफ कोर्स है, तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है केबी निकालने के लिए, ये रेडीमेड फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशन आपको नहीं पता कहाँ से हुआ कैसे हुआ, मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता। आपको रेडीमेड फॉर्मूला याद रखना है, केबी विल बी इक्वल्स टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। अब ये क्या क्या चीजें हैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो मेरी हेडिंग डली हुई भी क्या है, यही डली हुई है, डिटर्मिनेशन ऑफ केबी या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फ्रॉम एलवी आर डेल्टा वी एच। डेल्टा वी एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और एलवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में रिलेशन होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, केबी तो आपको पता ही है क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, आर इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, वो भी बोल सकते हो। आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैं 2 दे रही हूँ आपको। आर की वैल्यू 8.314 होती है जूल केल्विन इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1, और आर की वैल्यू दूसरी ओर होती है 2 कैलोरी डिग्री इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1। देखो यहाँ पे डिग्री में रखेंगे हम, जो टेम्परेचर को रखेंगे डिग्री में रखेंगे, टेम्परेचर को यहाँ हम केल्विन में रखेंगे। तो ये दो यूनिट्स हैं। अब क्वेश्चन कैसा गिवन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज यूज करनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, टी नॉट। टी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट स्टैंडर्ड प्रेशर। और वो स्टैंडर्ड प्रेशर हमने क्या लिया है 1 atm और 1.013 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है क्योंकि स्टैंडर्ड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, इसी पे हम निकालते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। उसके बाद में है एलवी। तो एलवी का क्या मतलब है, एलवी है लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, और इसको डिफाइन करो तो क्या होगा, हीट, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम लिक्विड इनटू वेपर। इसको हम डिनोट करते हैं एलवी से। अब बात आती है कि 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए कितनी चाहिए, हीट चाहिए, उसको हम बोलते हैं एलवी। तो 1000 ग्राम लिक्विड को वेपराइज करने के लिए कितनी चाहिएगी हीट, क्योंकि 1000 ग्राम के लिए निकालना पड़ेगी। हमने वहां पे 1 kg में डिसॉल्व किया है सॉल्यूट को, इसलिए कहाँ पे, जहाँ पे हमको केबी की रिक्वायरमेंट है वहां पे हमने मोलालिटी ली है, तो यहाँ पे इसलिए 1000 इंटू एलवी किया है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट बात ये है कि जो ये केबी है, ये जो एलवी है, इसका रिलेशन है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती क्या है, डेल्टा वी एच, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल of liquid in its vapor। अब यहाँ पे मास का रिलेशन है, यहाँ मोल का रिलेशन है, तो ये बात याद करो कि 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 मोल में ग्राम होते हैं मोलर मास के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम वाटर की बात करें तो 1 मोल में कितने वाटर होंगे, 1 मोल में होंगे 18 ग्राम वाटर। तो यहाँ पे हम क्या कर ले, हीट, देखो यहाँ पे फिर से मैं यूनिटरी मेथड लगाती हूँ, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम लिक्विड इनटू वेपर, इसको हम बोलेंगे एलवी। Therefore, heat required to change m ग्राम लिक्विड इनटू वेपर कितनी हो जाएगी, L इंटू V, और इसी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा वी एच। तो एलवी की जगह अगर हमको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ आएगा एम, एलवी की जगह हमारा रिलेशन क्या बन गया, एलवी विल बी इक्वल टू डेल्टा वी एच अपॉन एम। ये रिलेशन यहाँ रख दो, तो क्या बन जाएगा, आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा वी एच अपॉन एम, जो कि रेसिप्रोकेट होके ऊपर चला जाएगा। 12th क्लास के बच्चे इतना तो डायरेक्ट कर ही सकते हैं। तो अगर हमको एंथैल्पी दी हो तो ये फॉर्मूला यूज किया करना है, और यदि हमको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है, कई बार लेटेंट हीट दिया होता है और हमको क्वेश्चन करना आता ही नहीं, हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं और यहाँ पे वैल्यू रख के और चल के आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या करना है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंगानिया एजुकेशन।